Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we are going to discuss about answer writing. ठीक है, now since हमारे mid term start होने वाले हैं right and approx mid September से सबके mid terms start हो जाएंगे. तो जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी कंसेप्ट है, हम वो अच्छे से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं. बट द थिंग इज हम जो भी हमारी नॉलेज है उसे हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं हमारे एग्जाम में. ठीक है, और ये बहुत बड़ा रीजन होता है दैट वी एंड अप लूजिंग आवर मार्क्स ड्यू टू आंसर राइटिंग, बिकॉज हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है दैट किस फॉर्मेट में आंसर लिखा जाए. और ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, इसका सल्यूशन आपको इस पूरी वीडियो में कंप्लीट सल्यूशन मिल जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड एंड तक वीडियो ज़रूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहला पॉइंट है दैट हमें अपनी एनसीईआरटी अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, कौन सी टॉपिक का पार्ट है, अच्छे से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज दैट जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो जो भी गाइड में आंसर होते हैं ना, या रेफरेंस बुक्स में आंसर लिखे रहते हैं, या तो वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो या फिर वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर हो, उन्हें रेफर कर लेते हैं और एनसीईआरटी को कम्प्लीटली साइडलाइन कर देते हैं. ठीक है, तो ये जो गाइड्स के जो आंसर्स हैं, हमें इन्हें रेफर नहीं करना, इन्हें याद करके नहीं जाना, बिकॉज what I have observed is that कई बार गाइड्स में या तो इनकम्प्लीट आंसर होते हैं, वरना फिर क्या होता है, जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना आंसर को एक परफेक्ट आंसर बनाने के लिए, वो कीवर्ड्स, वो रेलेवेंट पॉइंट्स काफ़ी बार मिसिंग होते हैं और उसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं. तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई करना है, खुद से आंसर बनाने हैं हमारी एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी में आंसर बनाने हैं. नाउ व्हाट डज इट मीन इज दैट, जैसा मैंने अपनी एक पहली वीडियो में बताया था दैट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं सीबीएसई में. समझ में आया? तो जब हम क्वेश्चंस देख लेंगे तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा दैट ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं. ठीक है, तो जब हमें क्वेश्चन पता होगा दैट इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसी पैरा में, उसी टॉपिक में, बुक में ही हम आंसर मार्क कर लेंगे, पॉइंट मार्क कर लेंगे. ठीक है, और फिर मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, एक कॉपी में हमें सारे क्वेश्चंस को अपने हाथ से प्रॉपरली लिखना है. और प्रॉपरली का मतलब है दैट उसी तरह से लिखना है जिस तरह से हम अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, ताकि हमारी तैयारी पहले से हो जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना, बिल्कुल लेजीनेस नहीं दिखानी है दैट जस्ट लीव दिस, हमने याद तो कर ही लिया है, लिखते नहीं है. ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना है. इवन आई हैड मेंटेन्ड अ कॉपी जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के आंसर्स लिखती थी, सेपरेट नोटबुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट. समझ में आया? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 से, ये टॉपिक है मगध का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब यहाँ से सिंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो हमें पता है दैट यहाँ से क्वेश्चन आता है दैट बिटवीन द 6th and 4th century BCE मगध जो है वो कैसे मोस्ट पावरफुल महाजनपदा बन गई थी. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी में ही इसका आंसर मार्क करेंगे. किस तरह से, फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर हमारी हेडिंग हो जाएगी, तो फर्स्ट पॉइंट यही हो जाएगा दैट एग्रीकल्चर काफी ज्यादा प्रोडक्टिव था. सेकंड हेडिंग हमारी आयरन माइंस हो जाएगी. ठीक है, सो हम पूरा पॉइंट लिखेंगे दैट आयरन माइंस एक्सेसिबल थी और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी टूल्स एंड वेपन्स के लिए. सेकेंड पॉइंट हमारा एलिफेंट्स के बारे में हो जाएगा दैट आर्मी का काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता था एलिफेंट, जो कि फॉरेस्ट में अवेलेबल होते थे. आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, जो कि गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड करती थी. और लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे अबाउट द रेथलेसली एम्बिशियस किंग्स, जिनमें हम 3 एग्जाम्पल देते हैं दैट इज बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मानंदा. और इनके जो मिनिस्टर्स हैं दे यूज टू हेल्प देम टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज. ठीक है,
तो हमें पॉइंट्स पता चल गए, हमने जो भी हमें हेडिंग लिखनी है वो हमने मार्क कर ली। तो इस तरह से बुक में हमें हमारे आंसर्स को मार्क कर लेना है और इसके बाद वी हैव टू लर्न देम एंड राइट इट इन अ कॉपी, ताकि जो भी हमारा क्वेश्चन है या आंसर है वो इजीली हमें याद हो जाए और ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। समझ में आ रहा है? अब देखो एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए आंसर लिखने का। सबसे पहले 2 लाइन का या 1 लाइन का इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपका यही क्वेश्चन आता है तो हम 1 लाइन का इंट्रो लिख देंगे, दैट फॉलोइंग आर द रीजंस ड्यू टू विच मगध बिकेम मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर, आयरन माइंस, एलिफेंट्स, कम्युनिकेशन एंड देन रथलेसली एम्बिशियस किंग्स। समझ में आया? तो इस तरह से इंट्रो एंड उसके बाद हमारी हेडिंग्स। गॉट इट? अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरी आंसर शीट से, ठीक है? तो इनको देखते हैं दैट किस तरह से आई यूज टू राइट द आंसर्स इन माय एग्जाम्स। तो आप देख सकते हैं 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था दैट व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले 1 लाइन का इंट्रो, दैट मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पा was the development of urban center, ठीक है, and मोहनजोदारो is one of the example। तो 1 लाइन का हमने एक लाइन का हमने इंट्रो दे दिया एंड उसके बाद हम पहली हेडिंग डालेंगे, दैट इज टाउन प्लानिंग। फिर टाउन प्लानिंग में जितने भी सब पॉइंट्स हैं उन्हें लिखेंगे कि सेटलमेंट 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थी, ठीक है, सिटाडल अलग था, लोअर टाउन अलग था, फिर किस तरह से बिल्डिंग्स बिल्ड करी जाती थी, ब्रिक्स का क्या रेशियो होता था, उस तरह से हम सारे पॉइंट्स लिख देंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग ड्रेनेज सिस्टम, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। आफ्टर दैट डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, देन वी हैव टू राइट द पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा द सिटाडल, तो उसके पॉइंट्स लिखेंगे। तो इस तरह से हमें पहले हेडिंग डालनी है, जो भी उससे रेलेवेंट पॉइंट है वो लिखने हैं, देन नेक्स्ट हेडिंग एंड देन इट्स पॉइंट्स। तो इस तरह से हमें आंसर को फ्रेम करना है ताकि आंसर हमारा नीट एंड क्लीन दिखाई दे और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो एक और एग्जांपल देखते हैं ये, What were the sources used to reconstruct the history of modern empire? तो modern history को reconstruct करने के लिए कौन से sources थे? तो obviously 1 लाइन हम as an introductory line लिख देंगे, ठीक है, और फिर start करेंगे that archaeological sources थे, account of Megasthenes they used to refer, and then अर्थशास्त्र, उसके बाद जो भी लिटरेचर थी, and then अशोकन inscription, ठीक है। तो जो भी मेन पॉइंट्स है, हेडिंग्स हैं, कीवर्ड्स, उन्हें हमने अंडरलाइन किया है। तो ये जो पार्ट है अंडरलाइन करने का, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे दैट फर्स्ट मिलेनियम बीसीई को टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो 2 इसके मेन पॉइंट्स थे, दैट देयर वर मेनी थिंकर्स दैट वर इमर्जिंग एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो हेडिंग डालनी है एंड देन उससे रिलेटेड पॉइंट्स। सिमिलरली ये नेक्स्ट एग्जांपल है अबाउट कॉइन्स, इसमें हमें सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, पहला इंट्रोडक्शन देना है एंड देन हेडिंग डाल के उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। सो आई वुड सजेस्ट एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो ताकि आपको हेल्प हो सके इन आंसर्स को रेफर करने में कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली दिस इज अनदर एग्जांपल, एलिमेंट्स दैट अ हिस्टोरियन मस्ट टेक इनटू अकाउंट व्हाइल एनालाइजिंग द लिटरेरी मटेरियल आर एज फॉलोज। तो इंट्रोडक्शन हो गया, हेडिंग एंड जो भी उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है वो लिखता है। समझ में आया? तो अगर आप इस तरह से अपने आंसर को फ्रेम करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ट्रस्ट मी मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, या ट्रस्ट मी कटेंगे ही नहीं मार्क्स, बिकॉज जब आप सारी चीजें अपने आंसर में एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालेंगे तो मार्क्स क्यों ही कटेंगे, ठीक है। सो दीज वर सम टिप्स जो कि मैंने फॉलो करी थी क्लास 12th में, एंड ऑनेस्टली मेरे मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स में काफी कम करते थे। और ये जो टेक्निक है ना कि हेडिंग डाल के देन पॉइंट्स, ये लॉन्ग आंसर्स में जरूर यूज करिएगा, बिकॉज 3 मार्क्स में क्या होता है, हम 3 पॉइंट्स लिख देते हैं जो कि रेलेवेंट है,
तो हमें 3 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। बट 8 मार्कर्स जो क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा सा फुल स्कोर करना हार्ड होता है। समझ में आ रही है बात? तो आई होप you like this video, and don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. Also press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. ठीक है? And I hope that ये वीडियो आपने ध्यान से देखी है, and जो भी मैंने इसमें टिप्स बताई हैं उसे अगर आप फॉलो करेंगे then definitely आपकी जो आंसर राइटिंग की आर्ट है वो और ज़्यादा डेवलप होगी। समझ में आया? So till then, take care, bye bye. See you in next video.